Good morning students, welcome to Filler Form channel. तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप सोशल साइंस सब्जेक्ट का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपकी केवीएस पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है वो रेगुलर होगी, मंडे टू सैटरडे 9 बजे होगी। और इसमें आपका फुल कोर्स करवाया जाएगा सीटेट में, रीट में, पीजीटी, टीजीटी में, जो कि 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास को मिस किया है वो डिस्क्रिप्शंस में जाके मेरी जो है पहले की क्लास देख सकते हो। टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। कल मैंने आपको पढ़ा था भक्ति मूवमेंट के बारे में, जिससे क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको देखने से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आप सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य क्योंकि हिंदू साम्राज्य था इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू साम्राज्य था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है। हरि और बुक्का नामक दो भाई जो है इसकी स्थापना करते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे प्रतिष्ठित और गौरवशाली साम्राज्य था। इसकी राजधानी हम्पी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है हम्पी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए। इसकी राजधानी का नाम हम्पी था। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। सेकंड, हम्पी की खोज कब हुई थी, किसने की थी, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम्पी की खोज 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी ने की थी। तो इसका जो है टाइम पीरियड याद रखना, 1815, और कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। तो कोलिन मैकेंजी ने बहुत मेहनत करके जो अन्य जो शोधकर्ता है उनको एक नई दिशा प्रदान की। फिर आगे देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर गिल्लो ने क्या किया था, 1856 में हम्पी की पहली फोटोग्राफी ली थी। तो इसकी फोटोग्राफी लेने की पर क्वेश्चंस पूछा जाए तो इसमें लेंगे अलेक्जेंडर ग्रीनलो। तो अलेक्जेंडर ग्रीनलो ने इसकी पहली विस्तृत फोटोग्राफी ली थी। इससे जो है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को समझना आसान हो गया था इस फोटोग्राफी से। तो पहले कोलिन मैकेंजी और अलेक्जेंडर ग्रीनलो का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है विजयनगर साम्राज्य को जानने में। फिर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये है एनसीईआरटी के बेस्ड फैक्ट है। और 1876 में जेएफ फ्लीट ने हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेख का संकलन और प्रलेखन शुरू किया। तो 1876 में फ्लीट ने क्या किया, हम्पी में जो मंदिरों की दीवारों पर लिखे हुए शिलालेख थे उन पर लेख लिखना शुरू किया। ये किया था फ्लीट ने। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण 3 व्यक्ति हैं, कोलिन मैकेंजी और ग्रीनला और जेएफ फ्लीट, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जानने में रुचि ली। और इसके कारण क्या है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन शुरू होता है। तो 1976 में क्या होता है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, इसलिए इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। लेकिन 1986 में से
विश्व धरोहर केंद्र घोषित कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है 1333 यानी कि 14वीं शताब्दी हो गई। 1333 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो कौन सी शताब्दी, वो सन नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो 14वीं शताब्दी याद रखना, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया केवीएस पीजीटी हिस्ट्री और यूजीसी एंटी नेट ने ये क्वेश्चंस पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई। उसमें ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए थे 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। तो आपको याद रखना है सन भी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यानी कि 14वीं शताब्दी। और इसके संस्थापक कौन थे उनका भी नाम याद रखना, हरिहर और बुक्का थे जो इसकी स्थापना करते थे। आज इस जो क्लास में महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे, जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। ये एक हिंदू साम्राज्य था और ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये अकेला हिंदू साम्राज्य था जो इतना गौरवशाली था, प्रतिष्ठित था और यहाँ के जो राजा थे उनका दूसरे देशों के साथ संबंध था। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है जिससे क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक को रायस कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये खुद को सुल्तान ना कह के या खुद को रायस कहते थे। तो एग्जाम में आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहकर बुलाया जाता था, तो उनको रायस कहा जाता था। तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सभी। विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था कृष्ण देव राय। तो विजयनगर साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको मौर्यों के बारे में पढ़ाया था, गुप्तों के बारे में पढ़ाया था, आप मेरी ये प्रीवियस क्लास की जो है वीडियो आप देख सकते हैं पिलर फॉर्म चैनल पर। उसमें मैंने आपको बताया था जिस साम्राज्य में महान शासक होता है और जो समाज में बड़े बदलाव लेकर आता है, सिर्फ उन्हीं को इतिहास में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उन्हीं को इतिहास में याद रखा जाता है। तो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कृष्ण देव राय था और उनके कार्यालय के दौरान साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार होता है। ठीक है, इसलिए कृष्ण देव राय से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदिति कश्यप, गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स अगर रेगुलर रहेंगे तो उनकी जो है कहीं और से कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और से जो क्लास वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं उन सभी को देखते हुए जो है हम कंटेंट तैयार करते हैं। तो आपको सारे पॉइंट समझाए जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेगुलर रहिए और जिन्होंने मेरी जो पहले क्लासेस हुई हैं उनको नहीं देखा है तो वो पिलर फॉर्म चैनल पर जाके सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास सभी देखें, क्योंकि आपकी तैयारी अगर आपको अच्छे से करना है और हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का पिलर फॉर्म चैनल बन चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा था और इसके लोग बहुत खुश थे। देखो, विजयनगर साम्राज्य जो शासक थे वो हिंदू थे, लेकिन यहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे। ये कहा जाता है विशाल जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे और
और कृष्ण देव राय के की प्रशंसा तो बाबर ने भी की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाबर ने विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक की प्रशंसा की है, तो वो कृष्ण देव राय थे, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी बहुत खुश थे। 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और 17वीं शताब्दी में यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो 17वीं शताब्दी में यह समाप्त हुआ था, यानी 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई और 17वीं में इसका पतन हुआ, यानी ये 3 शताब्दियों तक विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व रहा था। तो यहाँ पे हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं और यहाँ पर भी मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। The Vijayanagar Empire was the most dignified and glorious empire of South India. Its capital was Hampi. Hampi was discovered by Colin Mackenzie, the first surveyor general of India in 1815. So, Colin Mackenzie was the first surveyor general. This is also important fact. Examiner may ask who was the first surveyor of India. So he was Colin Mackenzie. He discovered Hampi in 1815. Colin Mackenzie work gave a new direction to all the future researcher. Alexander Greenlaw took the first detailed photography of the Hampi in 1856. एलिना गुड मॉर्निंग। अच्छा लगता है जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहते हैं। एलिना है, कोली है, अदिति है, ये सभी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आप सभी सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे ऐड होंगे उतना ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल वहाँ शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो which proved useful for the scholar. J. Fleet in 1876 began compilation and documentation of the inscription from the walls of the temples in Hampi. तो J. Fleet 1876 में हम्पी के मंदिरों की दीवार में लिखे हुए शिलालेखों पर लेख लिखना शुरू करते हैं और इस प्रकार जो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास प्रकाश में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम आज की क्लास में। विजयनगर साम्राज्य ये हिंदू साम्राज्य था और इसके शासक को रायस कहा जाता था। और इन 1976 हम्पी was declared as a site of national importance and 1986 it was declared as World Heritage Center. Vijayanagar Empire was founded by the two brothers Harihar and the Bukkar in 14th centuries. So these are important facts which I am highlighting for you. The ruler of Vijayanagar Empire were called Rayas. Another important fact, Rayas. Vijayanagar Empire were called Rayas. The most powerful ruler of Vijayanagar Empire was Krishna Dev Rai. Babar admired Krishna Dev Rai in his autobiography. During his tenure, the empire touched its glory. Administration of the Vijayanagar Empire was very good and its people very happy. The Vijayanagar Empire began to decline by 16th century and this might empire ended in 17th century. अक्सर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इनको सही कालक्रम में लगाइए कि पहले कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन किया था। तो पहले संगम राजवंश ने शासन किया था, फिर सालुवंश ने, फिर तुलुवा ने और अरबीडो ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है कि एग्जाम में ये राजवंश आया था, फिर से ही याद रखना सालुवंश आया था, फिर तुलुवा आया था, तुलुवा राजवंश के बाद अरबीडो राजवंश आया था जिसको अरबीदु भी कहते हैं। ये 4 राजवंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। और कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से जुड़े हुए थे, तो वो तुलुवा से जुड़े हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर पूछता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक जो था वो कृष्णदेव राय था। तो कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से संबंधित थे? संगम वंश ने साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, और सालवा ने इसका विस्तार किया था। सालवा ने इसे अपनी महिमा के शिखर पर पहुंचा, लेकिन अरबीडो के काल में इसका पतन हो जाता है, ठीक है। तो जो हरियर और बुक्का थे वो संगम वंश के थे। हरियर बुक्का संगम वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सालवा और तुलवा के समय जो इसका विस्तार ज्यादा होता है, लेकिन जब अरबीडो राजवंश सत्ता में आता है तो इसका पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय जो बहमनी साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करता है और विजयनगर साम्राज्य को जो है कमजोर कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने जो 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है हरि और बुक्का जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो कौन से राजवंश से संबंधित थे, वो संगम राजवंश से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से संबंधित थे, वो तुलवा राजवंश से संबंधित थे। अब इसका पतन क्यों हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, क्योंकि जो अरबीडो राजवंश था उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो रायस हुए उस समय के, वो विजयनगर साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य के आक्रमणों से बचा नहीं पाए, जिसके कारण इसका पतन हो गया। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स जितने भी मैं आपको उसके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना कि विजयनगर साम्राज्य में पानी की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है ना एग्जाम में, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक कौन सी नदी का पानी पीते थे, तो वो गंगा नदी का पानी पीते थे। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में हायर लेवल पर पूछे जाते हैं। यूजीसी एनटी हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था कि अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक कौन सी नदी का पानी पीते थे, तो वो गंगा का पीते थे। तो इसलिए यहाँ विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी तो आता था, तो विजयनगर साम्राज्य के लिए तुंगभद्रा नदी महत्वपूर्ण थी। विजयनगर के शासकों ने विशाल किलेबंदी की थी। पुरातत्वविद ने शहर के भीतर की सड़कों और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों का भी अध्ययन किया है। शाही केंद्र जो है बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में थे, जिसमें 60 से अधिक बार शामिल थे। देखिए कितना समर्थ है। बस्तियां जो शाही केंद्र थे ना, जो रॉयल सेंटर थे, वो दक्षिण पश्चिम में स्थित थे। पवित्र केंद्र तुंगभद्रा नदी के तट पर चट्टानी उत्तरी छोर पर स्थित था। तो ये जो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परंपरा क्या थी कि चट्टानी पहाड़ी वाली और सुग्रीव के वानर साम्राज्य के आश्रय के रूप में कार्य करती थी, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। तो जो विजयनगर साम्राज्य था और इसका वर्णन जो है, इस जगह के बारे में जो वर्णन है वो रामायण में भी मिलता है। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं, जो मैंने अभी आपको हिंदी में है कंटेंट, अब वैसे इंग्लिश में है, उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। Vijayanagar Empire began to decline by 16th century and this might empire ended in 7th century. 4 dynasties ruled over Vijayanagar. First is Sangam dynasty,
second is Salwas dynasty, and third is Tuluva dynasty. Tuluva dynasty belonged to of Krishndev Rai. Different dynasties struggles. So here I am discussing the region behind the downfall of Vijayanagar Empire. So it began declined under Arvidu. Various causes such as weak central government. So this is the first reason, and second one is weak successor of Krishndev Rai, and different dynasties struggles against the Brahmani Empire contributed in the downfall of the empire. So these were the regions which contributed in the downfall of the empire. तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे क्या कारण थे। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लेना। ये सभी जो फैक्ट्स हैं ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो 1336 में हरिहर प्रथम संगम वंश का शासक था। ये क्या करता है, ये शासक बना, यहाँ बना है, ये शासक बनता है और मैसूर और मदुरै पर हरिहर प्रथम ने कब्जा कर लिया था। तो जब ये सिंहासन पर बैठा 1336 में संगम वंश का ये शासक था हरिहर प्रथम, जिसने कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मैसूर नगर साम्राज्य में मिलाने वाले शासक का नाम बताइए, तो वो था हरिहर प्रथम था। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 1356 में हरिहर प्रथम को बुक्का प्रथम द्वारा सफल बनाया गया था। तो 1356 में पहले सिंहासन पर बैठते हैं। स्थापना दोनों भाई मिलकर करते हैं, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन जो गद्दी पर पहले राजा बैठता है वो हरिहर प्रथम गद्दी पर बैठता है। हरिहर प्रथम सिंहासन पर बैठता है, उसके बाद बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठते हैं। और ये जो है बुक्का प्रथम, ये जो थे वीर बल्लाल तृतीय और होयसल राजाओं के अधीन इन्होंने सेवाएं की थी, ये इनके सामंत थे। होयसल जो थर्ड होयसल राजा के अधीन थे। तो इन 1336 हरिहर became the ruler of the first संगम डायनेस्टी। दोनों भाई स्थापना तो एक साथ करते हैं, लेकिन गद्दी पर सबसे पहले हरिहर प्रथम ही बैठता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना जरूरी है कि सिंहासन पर हरिहर प्रथम बैठता है। मैसूर एंड मदुरै वर कैप्चर्ड बाय हरिहर प्रथम। तो जो हरिहर प्रथम था वही मैसूर और मदुरै को विजयनगर साम्राज्य में मिलाता है। और इन 1356 हरिहर प्रथम वाज सक्सेडेड बाय बुक्का फर्स्ट। वो शासक थे विजयनगर के, वो कृष्णदेव राय थे। साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे। अब यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स। तो इन्होंने जो है 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया, ठीक है। यानी इन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया। देखो 1529 तक, और जो बाबर आते हैं उनका टाइम पीरियड भी तो वो 1526 है ना। पानीपत की जो पहली लड़ाई होती 1526 में, तो बाबर भाट में 1526 में आते हैं, ठीक है। जो 1526 में आते हैं
तो उस समय विजयनगर साम्राज्य पर कृष्ण देव राय का टाइम चल रहा होता है। इतिहास को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। 1529 तक इन्होंने शासन करता और बाबर भारत में कब आता है? 1526 में। तो इसलिए बाबर कृष्ण देव राय को सबसे महाशक्तिशाली शासक कहते हैं। कृष्ण देव राय की तारीफ करते हैं बाबर अपनी तुजुक बाबरी में, जो उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी, और ये पहला ही आत्मकथा थी जो उन्होंने तुर्की में लिखी थी। और फिर तो वो जो भारत आते हैं तो कृष्ण देव राय के साम्राज्य की तारीफ करते हैं। कृष्ण देव राय के काल में विजयनगर साम्राज्य महिमा के अपने चरम पर पहुंच गया था। फिर तुलु वंश के, मैंने बताया था ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वंश से थे। तुलु वंश के कृष्ण देव राय थे। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण देव राय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? तो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेस। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको जो है मेमोराइज करने में भी आसानी रहेगी। तो इसके काल में जो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस आया था और उसने कृष्ण देव राय को सबसे अधिक भयभीत और पूर्ण राजा थे जो समर्थ हो सकते थे। यानी उन्होंने कृष्ण देव राय के बारे में बताया कि पूर्ण राजा थे। पूर्ण राजा मतलब थे तो उनके पास शक्तियां ज्यादा थी। तो ये एक स्टेटमेंट वो जारी करते हैं डोमिंगो जो पेश थे कि कृष्ण देव राय सबसे अधिक भयभीत, यानी बाकी देशों के जो राजा थे उससे डरते थे, और पूर्ण राजा मतलब इनके पास जो सारी ताकतें थी। गतिशील और कुशल प्रशासक थे कृष्ण देव राय। बुद्धि और तर्क पर आधार पर ही निर्णय लेते थे। तो इस प्रकार से जो है डोमिंगो पेस भी कृष्ण देव राय की तारीफ करते हैं। तो जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शक्तिशाली जो रायस थे वो कृष्ण देव राय थे, और इसलिए इनसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके समय में जो है जो ये साम्राज्य था इसकी अपने काफी विस्तार होता है और इसकी प्रशंसा जो है बाबर भी करता है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्ण देव राय, ही रूल्ड फ्रॉम, ये टाइम पीरियड याद रखना बच्चों, 1509 to 1529. This is important. During the reign of the Krishan Dev Rai, the Vijayanagar Empire reached its zenith of glory. Krishan Dev Rai of the Tuluva dynasty was the most famous and dynamic king. So he was a dynamic king of the Vijayanagar Empire, इसलिए उसको याद किया जाता है। डोमिंगो पेस, a Portuguese traveler, said that Kishan Dev Rai was the most fearful and complete king that could possibly be. जाती है डायनेमिक एंड एफिशिएंट। अब जैसे 8 रत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे, उसी प्रकार जो है अष्ट दिग्गज जो है कृष्ण देव राय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे। तो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसकी सभा जो है दरबार वो अष्ट दिग्गज से सुशोभित था, तो वो थे कृष्ण देव राय। अब 8 विद्वानों के नाम इंपोर्टेंट हैं, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हम उन 8 विद्वानों के बारे में जानेंगे जो इसके दरबार में थे।
कृष्ण देव राय के दरबार में थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय, he built big ponds and canals for irrigation. Krishndev Rai developed naval power for foreign trade. He developed friendly relationships with the Portuguese and Arab traders. Revenue of his government had increased. He gave his full support to art and architecture. Ashtadiggaj, consisting of 8 scholars in the court of Krishndev Rai, they were, तो ये 8 दिग्गज थे उसके समय में। अल्सानी जो पेदाना है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्सानी पेदना जो है मनुचरित्रम के लेखक थे और इन्हें आंध्र कविता पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से आता है कि ये जो अलासानी पेदाना थे, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते, कविता पितामह था। फिर जो बाकी के जो दरबार में थे और एक जो उनके दरबार में नहीं था, तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। एक नंदी थुमुन था जिन्होंने पारिजात पहरनम के लेखक थे ये। फिर मध्यागिरी थे, फिर मलाना धरजाती थे, फिर अयाल राजू थे, रामभद्र, फिर कवि पिंगली सराना राम राजा भूषण थे, फिर तेनाली रामकृष्ण थे। तो ये विद्वान इनके दरबार में रहते थे। एक बार आप इनको पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्स में जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ये सभी 8 जो विद्वान थे, 8 स्कॉलर्स, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो एक बार आप इन नाम को पढ़ लेना। अब प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन चलता था। विजयनगर साम्राज्य की महिमा को विजयनगर के शासकों द्वारा किए गए कार्यों में देखा जा सकता है। विजयनगर के शासकों ने की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। राज्य में राजा सभी शक्तियों का मुखिया होता था, यानी यहाँ पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। यहाँ पावर सेंट्रलाइज्ड थी, यहाँ राजा के हाथ में पावर थी। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में समझाया, जहाँ डेमोक्रेसी में क्या होती है, पावर को शेयर किया जाता है। मतलब एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट में स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, और इन दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। जो फेडरलिज्म मैंने समझाया, जो संघवाद होता है भारत में, और इस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया जाता है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में क्या था, सारी ताकत किसके हाथों में थी? राजा के हाथ में थी। तो यहाँ पावर शेयरिंग नहीं देखते हम, यहाँ सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, यानी सिर्फ केंद्र में राजा के पास सारी शक्तियां होती थी। लेकिन लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। तो इस प्रकार से आप पॉलिटिकल साइंस, जो सिविक्स है आपके नागरिक शास्त्र, उसको आप हिस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके साथ आप कनेक्ट करोगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस भी और ज्यादा समझ में आएगी और हिस्ट्री भी आपको समझ में आएगी। इसलिए सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र, सिविक्स को एक साथ पढ़ाया गया है, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें सिविक्स नागरिक शास्त्र में भी देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पावर राजा के हाथ में थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। विजयनगर साम्राज्य के 6 प्रांत थे। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक राज्यपाल द्वारा किया जाता था, जिसे नायक के नाम से जाना जाता था।
विजयनगर के शासकों ने प्रांतों को जिलों में बांटा था, यानी पहले केंद्र में राजा था, फिर प्रांत थे, प्रांतों के बाद जिला थे, जो जिस तरीके से आज हम देखते हैं, और फिर जिलों के बाद गांव आते हैं। पहले यही तो होता है ना, पहले कंट्री आती है, फिर पूरे स्टेट्स आती है कंट्री के अंदर, स्टेट्स के बाद जिले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और फिर उसके बाद विलेज आते हैं। तो इसी तरीके से वहां भी इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ये सभी जो प्रांतों के राज्यपाल थे, ये सीधे राजा के अधीन थे। इनके पास जो है शासन करने का अधिकार था, लेकिन ये राजा के अधीन थे। ये जो भी कार्य करते थे, ये राजा की अनुमति से करते थे। तो इसलिए इनके पास अलग से शक्ति नहीं थी प्रांतों के बाद, ये खुद से निर्णय नहीं ले सकते थे जो प्रांतों के राज्यपाल होते थे। लेकिन अगर हम लोकतंत्र में अब बात करें, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने जो है अपने स्टेट के लिए फैसले ले सकता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, प्रांत मतलब उस टाइम पे स्टेट की तरह आप समझ सकते हैं। तो उस समय का राज्यपाल राजा के अधीन होता था, और जो भी कार्य होते थे, सारी रिपोर्ट वो राजा को सौंपी जाती थी। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने जिलों में इस प्रकार बांटा हुआ था। गांव का प्रशासन वंशानुगत अधिकारियों जैसे वंशानुगत अधिकारी थे, चौकीदार द्वारा चलाया जाता था। महानायकाचार्य अधिकारी थे, जो गांव और केंद्रीय के बीच मध्यस्थ थे। तो इस प्रकार से जो है वहां का प्रशासन किया जाता था। पहले राजा होता था, फिर प्रांतों में राज्यपाल का शासन चलता था, और उसके बाद जो है जिले आते थे, जिलों के बाद गांव आते थे, और गांव में कुछ वंशानुगत अधिकारी होते थे, लेखाकार जो खर्च होता था उसका लेखा जोखा रखते थे, चौकीदार होते थे, और एक महानायकाचार्य भी होता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महानायकाचार्य का क्या काम होता था, एक गांव और केंद्र प्रशासन के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मतलब कि गांव में जो घटनाएं घटित होती थी, उनकी जानकारी वो केंद्रीय प्रशासन तक पहुंचाते थे, और केंद्रीय प्रशासन में कौन था, राजा था। तो ये था महानायकाचार्य का कार्य था। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि केंद्रीय प्रशासन और गांवों के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता था, तो ये करते थे महानायक। अब इंग्लिश में देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सिविक्स और हिस्ट्री को एक साथ पढ़ के चलेंगे, क्योंकि एक जॉन सिले जो इतिहासकार थे, उसने कहा भी था कि जो राजनीति शास्त्र है, जो सिविक्स है, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो आप किस प्रकार से इसको जो है इसको समझाओगे कि क्या यह जॉन सिले का यह कथन कहना सही है कि जो नागरिक शास्त्र है उसकी जड़ें इतिहास में देखने को मिलती है। क्योंकि एंशियंट टाइम में भी तो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, पॉलिसी बनाई जाती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, कि जो है नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वो अलग अलग भी हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम नागरिक शास्त्र और सिविक्स कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, द ग्लोरी ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैन बी सीन इन द वर्क्स डन बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर. The rulers of Vijayanagar developed a well-organized administrative system. The king was the head of all the powers in the state. There was a council of ministers to assist the king in administrative work. The Vijayanagar Empire had 6 provinces. Each province was administered by a governor known as a नायक. तो राज्यपाल को उसमें, गवर्नर को उसमें नायक कहा जाता था। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हर एम्पायर में, अलग डायनेस्टी में
वो सभी राजा के अधीन थे और जो भी घटनाएं यहाँ घटित होती थी सारी जानकारी राजा को दी जाती थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वाज रन बाय हेरिडिटरी ऑफिशियल्स लाइक अकाउंटेंट्स, वॉचमैन। द Manakacharya were the officials who were the mediators between the villages and the central administration। तो मेडिटेटर था ये महानाकाचार्य। अब कृष्ण देव राय से और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हैं। उनकी विजयों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए तो शक्तिशाली और डोमिंगो पेस ने इसे भयभीत कहा है क्योंकि ये बहुत सारी लड़ाइयां जीतते हैं। 1510 में शिव समुद्र पर अधिकार किया इसने, 1510 में शिव समुद्र पर, और 1512 में रायचूर पर भी कब्जा कर लिया। 1523 में उड़ीसा और वारंगल पर कब्जा कर लिया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने उड़ीसा और वारंगल पर कब्जा किया था, तो वो कृष्ण देव राय थे। कृष्ण देव राय का जो साम्राज्य है बहुत लंबा था, अर्थात उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। इस तरीके से इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कृष्णदेव राय ही कैप्चर्ड शिव समुद्रम in 1510। Raichur, he captured Raichur in 1512 and captured Odisha and Warangal in 1523। तो this is very important। कई बार एग्जामिनर डेट पूछ सकता है कि उसने कब उड़ीसा और वारंगल पर अधिकार किया था, तो सन भी पूछ सकता है। वे तो 1523 में उड़ीसा और वारंगल को जीता और रायचूर को 1512 में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब सामाजिक जीवन, लेकिन इस समाज देखिए समाज में बाल विवाह भी होता था, बहु विवाह और सती प्रथा जैसे सामाजिक रीति रिवाज थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, तो सती प्रथा भी थी, बहु विवाह भी थे और बाल विवाह भी होते। लेकिन विजयनगर के साम्राज्यों ने जो लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की थी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि बुराइयां उस टाइम पर भी थी, समाज में बाल विवाह होते थे, सती प्रथा थी, बहु विवाह भी थे, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता थी। हमें आज आजादी के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। सभी लोग जो है लैंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज guaranteed by the rulers of the Vijayanagar Empire। This is very important। Freedom of religion was guaranteed by the ruler of the Vijayanagar Empire। अब इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं। तो उनकी सिंचाई नीतियों से आर्थिक स्थिति को नियंत्रण में रखा जाता था। वहां पर जो है वस्त्र उद्योग भी प्रचलित था, खनन उद्योग, ये सारे उद्योग मौजूद थे। विजयनगर साम्राज्य ने हिंदू महासागर, एबिसिनिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, मलय समूह में द्वीपों के साथ व्यापार किया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य अपने आप में कितना समृद्ध था। उनका जो होता था व्यापार, वो इन देशों के साथ होता था। तो इनका व्यापार जो है पूछ सकता है एग्जाम में, हिंद महासागर में अबिसिनिया, अरब, बर्मा, चीन, फारस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका और मलय द्वीपों में होता था। इकोनॉमिक कंडीशंस वाज being kept under control by his irrigation policies। Industries like textile, mining, metallurgy, perfume were present in Vijayanagar। The Vijayanagar Empire traded with
island in the Indian Ocean, Abyssinia, Arabia, Burma, China, Persia, Portugal, South Africa, and the Malay Archipelago. तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापार होता था। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया था, या इस तरीके से पूछा जाता है कि हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्णदेव राय ने करवाए थे इन मंदिरों का निर्माण। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारा राम मंदिर का निर्माण जो है और विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है, ये दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो हजारा राम मंदिर और विट्ठल मंदिर ये महत्वपूर्ण उदाहरण है कृष्णदेव, और एक कृष्णदेव राय की कांस्य प्रतिमा भी है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साहित्य का इस समय पर विकास होता है। देखो इस समय जो महान विद्वान थे सायण जो थे, वो उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा था, और ये जो है हरिहर बुक्का के समय पर थे सायण। अब जो कृष्णदेव राय ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अमुक्त माल्यदा। मुक्त माल्यदा ये महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है जो कृष्णदेव राय ने लिखी थी, और ये तेलुगु में लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है बुक, और तेलुगु पूछा जाता है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा कौन सी भाषा में लिखी थी, ये तेलुगु में लिखी थी, और इसका मतलब होता है मोतियों की माला। और जो कृष्णदेव राय ने और भी जो है पुस्तकें लिखी थी, जो कि उषा प्रणयम और जाम्बवती कल्याणम, इन दोनों को उन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो उषा प्रणयम और जाम्बवती कल्याणम को उन्होंने संस्कृत में लिखा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने पॉइंट मैंने इस यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आप नोट डाउन कर लेना, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। Hajara Ram Temple and Vitthal Temple were constructed by Krishndev Rai. It was an example of a masterpiece. Is the bronze statue of Krishndev Rai. Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada literature flourished during the Vijayanagara Empire. Important writers Sayan wrote commentaries on the Vedas during the Vijayanagara Empire. Another important work done by Krishndev Rai, Amukta Malyada in Telugu, was written by Krishndev Rai. Krishndev Rai also wrote Usha Pranayam or Jambavati Kalyanam in Sanskrit. अब सबसे महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये सन याद रखना 1565 में हुआ था। और कृष्णदेव राय के उत्तरदारी कमजोर थे, और किसके टाइम पीरियड में ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये राम राय थे, अरिविडु वंश के थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि तालीकोटा का युद्ध कौन से राजवंश के समय होता, तो ये राम राय के दौरान होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और ये किसके समय में हुआ था, ये राम राय के समय में हुआ था, और ये अरिविडु का शासन चल रहा था उस समय पर। और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सामूहिक ताकतों ने विजयनगर पर हमला किया था। ये सभी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और जो बीदर थे, इन सभी ने मिलकर बहमनी साम्राज्य का निर्माण किया था, और इन सभी ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया, और इस प्रकार से एकमात्र हिंदू साम्राज्य का अंत हो जाता है। देखिए
इसमें बरार एक और राजवंश था बहमनी का, बहनी साम्राज्य से ये अलग हुए थे। बरार पहले बहमनी साम्राज्य था और उसके अंदर अहमदनगर था, बीजानगर था, गोलकुंडा था और बीदर और बरार था। ये जो 5 क्षेत्र थे ये पहले बहमनी साम्राज्य के अंदर आती थी। बहमनी साम्राज्य एक अलग डायनेस्टी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो उसके अंदर जो है ये 5 थी, लेकिन जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने जो है तालिकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था और विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, तो वो बरार था जिसने कि विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। इसने विजयनगर साम्राज्य से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सामूहिक सेना मिलकर विजयनगर पर हमला करती है और उस समय जो राम राय अरिविडु वंश के थे वो कमजोर शासक थे और इस प्रकार से एक महान साम्राज्य का अंत हो जाता है जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते थे। विजयनगर को लूट लिया गया और फिर उसको छोड़ दिया गया। ये था यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट। ये तालिकोटा का युद्ध एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है क्योंकि इसके कारण ही जो है विजयनगर साम्राज्य का को लूटा गया था, उसका पतन शुरू यहीं से होता है। तो बैटल ऑफ जो तालिकोटा, Krishnadevaraya's successors were weak. The collective forces of Ahmednagar, Bijapur, Golconda and Bidar attacked Vijayanagar during the rule of Aliya Rama Rai, and Rama Rai was defeated and Vijayanagar was plundered and abandoned। इस तरीके से एक महान साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का प्रथम, जो उस समय के महान वेदों के भाष्यकार सायण की मदद से करते हैं। और इस साम्राज्य में जो है सभी धर्म के लोग एक साथ रहते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे महान शक्तिशाली जो राजा था इस समय का वो कृष्णदेव राय था, इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन जो है कृष्णदेव राय से पूछे जाते हैं। और तालिकोटा के युद्ध के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इसी से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर मिलकर इसको नष्ट कर देते हैं। बरार इसमें शामिल नहीं होता है। तो इतने सारे फैक्ट्स जो मैंने यहाँ डिस्कस किए गए हैं ये अलग अलग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप सभी मेरी बाकी पहले की क्लासेस को भी देखिए और रेगुलर रहिए और सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग चैनल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए